हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट पार्ट है अब इसका हमारे पास, जिसके अंदर हम एमसीक्यू करेंगे और साथ ही में इसी वाले कंटेंट के अंदर इसके केस स्टडी भी करेंगे। अलग अलग दो पार्ट में इसको लेके नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 6 एमसीक्यूज है और उसके बाद 6-7 आपके पास क्वेश्चन है। चलिए जी फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसके अंदर, द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑन शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी। अब ध्यान रखना, इस टाइप की चर्चा पीछे हुई नहीं थी, बट मैंने एक जगह भी जिक्र कर दिया था कि जब भी प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात आती है तो उसके अंदर आपको जनरल ध्यान रखना है कि कंपनी लॉ के अंदर जो प्रोविजन है वो होता है हमेशा 8 ईयर्स का, 8 फाइनेंशियल ईयर्स का। तो सी आंसर इसका परफेक्टली यहाँ पे सही है, 8 साल है। आपको ध्यान रखना है कंपनी लॉ में इन जनरल, ठीक है, अनलेस अदरवाइज कहीं पे स्पेसिफिकली कोई पीरियड स्पेसिफाइड हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज द रजिस्ट्रार इश्यूज नोटिस टू द होल्डर कॉलिंग अपॉन him to show cause within such time not exceeding dash days as to why the payment or satisfaction in full should not be recorded as time to as intimated to the registrar। तो इंटीमेशन की बात हो रही है, तो इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 82 के अंदर आपने क्या देखा था कि जब भी एक इंटीमेशन जाती है रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, एक शो कॉज नोटिस देता है चार्ज होल्डर को कि बताओ भैया इस टाइप से एप्लीकेशन आया है, इसको मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं, और ना करूं तो क्यों ना करूं। तो वो शो कॉज नोटिस का वो जो इंटीमेशन देना होता है वो कितने दिन के अंदर देना होता है। तो इन जनरल आपने इसके अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर 14 डेज की टाइम लिमिट थी। तो ए इसका परफेक्टली सही आंसर है। अगला सवाल अगेन कॉमन सेंस के ऊपर है, वो इस चैप्टर से स्पेसिफिकली रिलेट नहीं करता। द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग। अगर इंस्पेक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को रखना होता है तो वो जनरली हम कौन से आवर्स में इंस्पेक्शन करा सकते हैं, वर्किंग आवर, बिजनेस आवर, कभी भी, या 9 से 5। तो जनरली जब भी ये सवाल आपके पास आएगा कंपनी लॉ के अंदर, तो अगेन इन जनरल अनलेस अदरवाइज कहीं पे कोई अलग टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, आंसर होता है हमारा बिजनेस आवर्स की। जो भी बिजनेस आवर्स है हमारा, उस बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑन विच चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 शैल डीम टू हैव द नोटिस ऑफ दिस सेक्शन, डीम टू हैव द नोटिस ऑफ द चार्ज। तो ये डीम नोटिस का पॉइंट है बेसिकली सेक्शन 80 में देखा था कि कोई भी अगर परचेज कर रहा है, कोई एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी का जिसमें ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो वो चार्ज क्रिएटेड कहां से माना जाता है, 30 दिन से, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर चार्ज, डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, या डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। तो आपने इसके अंदर देखा था दो ही पॉइंट था इसके अंदर कि डीम माना जाता है उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लॉस होगा तो वही सफर करेगा, और दूसरा की डेट कब से शुरू होगा, तो जिस दिन आपका वो रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से माना जाएगा कि ये पब्लिक नोटिस में आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। सबके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो डी इसका परफेक्ट आंसर है, डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। अगला पॉइंट आता है, एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी इज नोन एज। तो बेसिकली पूरी डेफिनेशन लिख दी इसके अंदर, बस ये लिखना रह गया कि इंक्लूडिंग मॉर्टगेज एंड ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्टगेज। तो ये लिखना रह गया, अदरवाइज पूरी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन आपको पता है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, दैट इज आंसर नंबर बी, चार्ज। नाउ इफ A charge is created on or after वाली बात कर रहा है 2/11/2018, but the registration is not made within the original period of 30 days, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, and also not made within a next 30 days after the expiry of original 30 दिन, मतलब पहले 30 दिन था उसमें नहीं कराया, फिर और 30 दिन मिले उसमें भी नहीं कराया, then the registrar is empowered to allow such registration to be made within a further period of, और कितना रजिस्ट्रार टाइम दे सकता है, ऑब्वियसली कौन सा फीस था यहाँ पे, एड वैलोरम फीस के साथ वो टाइम देगा, नो डाउट, बट कितना टाइम दे सकता है, तो आपको पता था कि टोटल कुल मिला के 120 दिन का प्रोविजन बनता है, पहले 30 दिन, फिर और 30 दिन, और फिर एडिशनल 60 डेज। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सही जवाब। नाउ ये हमारे थे एमसीक्यूज। अब कुछ फटाफट से सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ विल अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बी वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन की बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है, बिल्कुल उठा के सवाल आ गया आपका सेक्शन नंबर 77 से। इसके अंदर आपने देखा था कि दो टाइप की बातें थी, नंबर 1 कि आउटसाइड इंडिया है, नंबर 2 विद इन इंडिया है। अगर आउटसाइड इंडिया होता था तो उसके अंदर काफी सारे सिनेरियो थे, कॉमन सील वाला पॉइंट आता था जिसमें कंपनी खुद कर सकती है, या फिर कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, या फिर जो होल्डर इंचार्ज होगा उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चार्ज से, उस मॉर्गेज से अदर देन कंपनी, तो वो भी कर सकता है। फिर देखा हमने सिचुएटेड इन इंडिया होगा तो उसके अंदर क्या होगा, तो उस केस में सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन का वो इशू कौन कर सकता है, तो डायरेक्टर या सेक्रेटरी की बात आई थी कंपनी की, या फिर जो ऑथराइज ऑफिसर होगा चार्ज होल्डर का वो कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन इम्पोज्ड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 व्हेन अ चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018 इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 77(1). क्या कह रहा है कि बिफोर 2011 की बात कर रहा है, कह रहा है क्या प्रोविजन लगेगा एज पर द ऑर्डिनेंस 2019 अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं काम हुआ। तो इसके अंदर आपको पता है 30 डेज पहले होता है, वो नहीं होगा तो फिर 300 दिन होगा, वो 300 दिन भी नहीं हुआ तो उसके बाद 2/11/2018 से आपको देखा जाएगा 180 डेज का, और
मतलब पहले सिनेरियो को छोड़ के बाकी जो दो एक्सटेंशन है 300 का हो चाहे 180 डेज का हो, मतलब 6 मंथ का हो, दोनों के केस में आपको क्या लिया जाएगा आपसे एडिशनल फीस। और फिर एक सच क्लास वाली पॉइंट पे आपको लिखना है कि क्लास के अकॉर्डिंग जो आपकी फीस है वो वेरी करेगी, फीस जो होगी वो अलग होगी। सबसे पहले चार्ज के बारे में बता दिया कि भैया चार्ज क्रिएट करना होता है आपको, मतलब क्रिएट करने के बाद रजिस्टर करना होता है विद इन 30 डेज। फिर बात आएगी फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग कि भैया 300 दिन का प्रोविजन है, 300 दिन के अंदर भी किया जा सकता है। अगेन सिनेरियो सेम होगा, आप एप्लीकेशन दोगे, रजिस्ट्रार जस्टिफाई होगा और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देगा कि 300 दिन के अंदर कर लो। ऑब्वियसली बात है आपसे लेगा एडिशनल फीस। फिर सेकंड प्रोविजन में आया था कि भैया अगर वो भी टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने का आपको और टाइम दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने जो क्रिएट गिनने हैं आपको वो गिनने हैं 2/11/2018 से। अगेन यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा आपसे एडिशनल फीस। फिर एक और चीज थी कि डिफरेंस फीस जो हो सकती है, मतलब फीस जो है वो डिफरेंट हो सकती है प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज। ये जो आपका ऑर्डिनेंस है ये कब से इन्फोर्स हुआ था, तो इन्फोर्समेंट की डेटिंग है हमारी 2/11/2018। आया कब था ये आपकी किताब में नहीं लिखा, बट मैंने आपको बताया था 31 फरवरी 2019 को ये आया था, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव WREF का मतलब क्या है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2/11/2018। जनरली विद इफेक्ट फ्रॉम होता है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन द टर्म चार्ज एंड आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो आपको चार्ज बताना है और पनिशमेंट बतानी है। चार्ज की डेफिनेशन एज इट इज आपको याद करनी थी, मैंने आपको पीछे भी कहा था। कुछ इसके अंदर कुछ खास आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अंदर जो डिफाइन करना है वो आपको एज इट इज डिफाइन कर देना है। पनिशमेंट की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर लगता है 1 लाख से 10 लाख रुपए। ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर के ऊपर लगता है आपका 6 साल की, सॉरी अगर ऑफिसर की बात करें तो 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट थी। उसके बाद पेनल्टी की बात करें तो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जा सकती है, और बोथ का भी प्रोविजन यहाँ पे था। फिर अगर बात आती है कि अगर उसने जानबूझ के किया हो या फिर उसकी अगर गलती पता लग जाए कि उसने ये नॉइंगली कोई चीज छुपाई थी, कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की थी, तो उस केस में सेक्शन 447 भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि बात करेगा पनिशमेंट फॉर फ्रॉड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास, रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड रियलाइज्ड ऑन 2 मई 2019 दैट पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन 12 मार्च 2019। रियलाइज हो रहा है इनको 2 मई को कि इन्होंने कोई चार्ज क्रिएट किया था 12 मार्च 2019 को इन फेवर ऑफ द बैंक वर नॉट रजिस्टर्ड। बैंक के फेवर में किया था, इसको उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। व्हाट प्रोसीजर शुड द कंपनी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर। क्या इनको प्रोसीजर करना पड़ेगा अपने चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए? वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट इफ द कंपनी रियलाइज्ड its mistake of not registering the charge on 7th June 2019 instead of 2nd May 2019? कह रहा है ये 2 मई को जो इनको याद आया, अगर ये इनको 7 जून 2019 को याद आता तो उस केस में क्या प्रोसीजर होता, एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजंस। तो आपको ध्यान करो पहले तो ये कहानी कौन सी है। तो 2 मई को इनको ध्यान आया, तो 2 मई जो है ये क्या 2/11/2018 के बाद की बात है या पहले की बात है? तो ऑब्वियसली बात है ये बाद की बात है। तो बाद वाले प्रोविजन लगेंगे। बाद वाले प्रोविजन क्या थे आपके? 30 दिन, फिर 30 दिन और उसके बाद फिर 60 दिन। लेकिन बाद के जो 60 दिन होंगे उसके अंदर क्या लगेगा आपका? एड वैलोरम फीस। पहले केस में लगता है एडिशनल फीस। तो ये वाली चीज है, आप ध्यान दो। 12 मार्च 2019 से अगर 2 मई 2019 गिनोगे तो आपका ये 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 अप्रैल से 12 मई, तो विद इन 60 डेज वाला प्रोविजन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको 30 डेज आपने एक्सपायर कर दिया, एडिशनल 30 डेज के अंदर आपको लेकिन ध्यान आ गया, आप रजिस्टर करा लोगे, एडिशनल फीस के साथ आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर उसने एडिशनल पूछा था कि अगर ये 2 मई के बदले 7 जून को ध्यान आता तो क्या होता? तो 7 जून बेसिकली क्या हुआ, ये अगले 60 डेज वाले स्लैब के अंदर चला गया। तो उसके अंदर आपको 60 डेज के अंदर भी आपको रजिस्ट्रार जो है वो अलाउ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे ली जाएगी एड वैलोरम फीस। और ऑब्वियसली बात आपका जस्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो ये बेसिकली प्रोविजन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, आप आराम से लिख लोगे इसके आंसर को। अगला सवाल आता है, मिस्टर अंतरिक्ष परसीद अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली बिलोंगिंग टू NRT लिमिटेड आफ्टर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विद द कंपनी। एट द टाइम ऑफ रजिस्टर मिस्टर अंतरिक्ष कम टू नो दैट द टाइटल डीड ऑफ द कंपनी इज नॉट फ्री। टाइटल डीड जो है वो फ्री नहीं है, एंड द कंपनी एक्सप्रेसेस इट्स इनएबिलिटी to get the title deed transferred in his name, contending that he ought to have the knowledge of charge created on the property of the company। वो कह रही है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तो मैं टाइटल डीड आपको ट्रांसफर अभी नहीं कर सकता। एक्सप्लेन वेदर द कंटेंशन ऑफ NRT लिमिटेड इज करेक्ट। क्या जो उनका कंटेंशन है वो करेक्ट है कि नहीं? तो बिल्कुल करेक्ट है जी। सेक्शन 80 लगेगा यहाँ पे भी डीम नोटिस का, कि अगर कोई चार्ज प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसको इसके बारे में पता होना चाहिए कि परचेज किया गया, और उसकी वजह से अगर उसका कोई लॉस भी जाता है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये नॉलेज जो है ये पब्लिक डोमेन में मानी जाती है जब इसको रजिस्टर कर दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो बिल्कुल सही है, कंटेंशन आपको बताना है कंटेंशन सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। NRT लिमिटेड की सारी बातें परफेक्ट है। अगला सवाल आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2013 रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ
रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो रेक्टिफिकेशन वाला आपने सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 87 था, जिसके साथ लगा था रूल नंबर 12, सबसे लास्ट सेक्शन जो हमारे पास आया था। इसके अंदर 2 पॉइंट था। नंबर 1, सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट के अंदर अगर ओमिशन हो गया इंटीमेट करने के अंदर तो उसको एक्सटेंड करने का प्रोविजन आता है। दूसरी पॉइंट आती है कि कोई भी प्रीवियस फाइलिंग हुई है किसी भी सेक्शन के अंदर और उसके अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट या ओमिशन है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये दोनों काम वो तब करेगी जब ये दोनों काम करने से पहले उसको सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए कि जो आपने डिफॉल्ट किया है ये एक्सीडेंटल है, आपने जानबूझ के नहीं किया या फिर कोई और सफिशिएंट रीजन है। साथ में ये भी प्रूव हो जाना चाहिए कि इससे कोई भी पोजीशन का नुकसान नहीं हुआ है किसी भी क्रेडिटर का। ठीक है, एप्लीकेशन आप फाइल करोगे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को CAG 8 के अंदर और कंपनी फाइल करेगी बेसिकली, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल जाएगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो चाहे तो इसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर वो दे सकती है, अपने अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन दे सकती है रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन। अगर इंटीमेशन नहीं आती है तो आपका सेक्शन नंबर 83 से जहां पे इसके पास इंटीमेशन नहीं भी आती है तब भी वो चाहे तो रिकॉर्ड कर सकती है। डिस्कस दिस मैटर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कोई भी एविडेंस ऐसा है जिससे उसे लगता है कि रजिस्टर कर देना चाहिए, इवन दो इंटीमेशन नहीं आया है कंपनी के द्वारा तो भी वो इंटीमेशन कर सकती है, वो चेंजेस कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि जो डेट है वो सेटिस्फाई हो चुका है और जो प्रॉपर्टी थी वो चार्ज से रिलीज कर दी जा चुकी है, या फिर कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी वो बेसिकली वो सीजेस टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया है तो वो उस अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड कर सकता है। इन्फॉर्मेशन की बात आई कि जो भी अफेक्टेड पार्टीज होगी उसको 30 दिन के अंदर, जब भी उसने इसको रिकॉर्ड किया एंटर किया अपने रजिस्टर के अंदर आरओसी ने, तो वो उसको 30 दिन के अंदर इंटीमेट करेगी किसको, अफेक्टेड पार्टीज को। अफेक्टेड पार्टी बेसिकली वही है बोरिंग कंपनी और दूसरा लेंडर। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट एक इशू किया जाएगा अगर उनको कोई इशू नहीं होगा तो, और सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा वो किया जाएगा CAG 5 के अंदर। चलिए जी, तो आपको CAG के सारे फॉर्म भी याद हो जाएंगे 1 से लेके 9 तक। 9 आपका डिवेंचर होल्डर वाले केस में था, एक आपका 7 इसमें से मिसिंग है, अदरवाइज 1 से लेके 9 तक सारे के सारे सिक्वेंशियली है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ। आप अगर सुनोगे मेरे ख्याल से तो मैंने सारी चीजों को बार बार रिपीट किया हुआ तो सारे फॉर्म्स को इजिली आपके दिमाग में फ्रेम कर जाएंगे। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजंस, इंक्लूडिंग MCQs एंड इंक्लूडिंग योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।